नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 18वां, चैप्टर नंबर 18 वमन विरेचन अध्याय। ठीक है, ये बेसिक है पंचकर्मा का, जो कि आपको आना चाहिए। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कफ प्रधान दोष जो हैं उनमें वमन से दोषों का निर्हरण होता है। मतलब कफ प्रधान दोषों का निर्हरण वमन से होता है और पित्त दोष का निर्हरण विरेचन से होता है। ठीक है, कफ का वमन से और पित्त का विरेचन से। एंड देन वमन का निर्देश कहाँ कहाँ होता है। देखिए, नव ज्वर मुक्ति के लिए अतिसार में, अधोग रक्तपित्त में। ठीक है, हमने वैसे भी रक्तपित्त के बारे में कई बार ये पढ़ भी चुके हैं और आपको मैं पढ़ाऊंगी भी आगे चरक संहिता में कि प्रतिमार्ग रोग हरणम, मतलब कि रक्त पित्त में ऑपोजिट मार्ग से रोग को हरा जाता है। अगर नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, एपिस्टैक्सिस हो रही है, तो उसमें हम विरेचन से रक्त पित्त का ट्रीटमेंट करेंगे। एंड लोअर बॉडी पार्ट जैसे कि मान लीजिए हेमरॉयडल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें हम ऑपोजिट मार्ग, मतलब कि उसमें हम वमन करवाएंगे। ठीक है, तो वमन में हम किस किस में करवाते हैं? नव ज्वर मुक्ति के लिए, अतिसार के लिए, अधोग रक्तपित्त के लिए, राज्य क्षमा के लिए, बाकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कास, श्वास, हरलास, ठीक है, विसर्प में मतलब स्किन प्रॉब्लम्स में, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगी में और स्तन्य दोष में। ठीक है, स्तन्य दोष में। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। नव ज्वर मुक्ति के लिए, अतिसार के लिए, अधोग रक्तपित्त के लिए, राज्य क्षमा, कास, श्वास और हरलास, विसर्प, स्तन्य दोष, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगी। ठीक है, अवाम्य रोगी जिनको वमन नहीं करवाना चाहिए, इसमें से तो कुछ चीज़ें आप गेस कर लेंगे, जैसे कि बाल, वृद्ध, गर्भिणी, इनको वमन नहीं करवाना चाहिए। ऑलरेडी जो भूखा हो, शुद्धित, उसको, रूक्ष को, और ओबेसिटी में भी देखिए वमन मना है। ठीक है, स्थूल रोगी में, फिर ऊर्ध्व प्रवृत्त वायु, ऊपर को अगर वायु जा रही है, या ऊर्ध्व रक्तपित्त में, हमने अभी पढ़ा था कि वमन निर्देश्य है अधोग रक्तपित्त में, तो इसमें है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में, कृमि में, और कई तरह के स्किन प्रॉब्लम्स, कुष्ठ में, और अर्श में भी वमन नहीं करवाते। दुर्वमो, जिसका मन नहीं है वमन करवाने में, वात के रोगी में, क्योंकि वायु और ज़्यादा प्रकोपित हो जाएगी, अत्य अग्नि में भी वमन नहीं करवाते। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं, गर्भिणी, बाल, वृद्ध, ये हमें याद हो जाएगा। और वात से रिलेटेड बॉडी की कंडीशंस, जैसे कि वात का रोगी या बॉडी में रुक्षता हो, ऑलरेडी शुद्धित हो। ठीक है, हृदय के रोगी को भी वमन नहीं करवाते, ऊर्ध्व रक्तपित्त में नहीं करवाना। ठीक है, और ऊपर को प्रवृत्ति हुई वायु, ऊपर को गई हुई वायु, ठीक है, ऊर्ध्व प्रवृत्त वायु, अष्ठीला, कोष्ठ में, अर्श में, कृमि रोग में, अत्य अग्नि में, वात रोगी में। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा एमरजेंसी कंडीशन हो, जैसे कि इन रोगियों को विष का विकार हो, गर हो, अजीर्णता हो, विरुद्ध आहार हो, मतलब विरुद्ध आहार से गंभीर व्याधियां अगर इनको हो गई हों, तो ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में इनके प्राणों की रक्षा के लिए वमन करवाया जा सकता है। ठीक है, विरेचन के योग्य कौन होते हैं? जिनको गुल्म होता है, ठीक है, ट्यूमर्स हैं, विस्फोट, व्यंग, कामला, अर्श। देखिए, अर्श जो है वमन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन इसमें विरेचन करवाते हैं। जीर्ण ज्वर में हमने पढ़ा था वमन नव ज्वर में करवाया जाता है। उदर रोग में एंड हलीमक में, देखिए जॉन्डिस जो है उसके अलग अलग टाइप्स में आप नोटिस कीजिए कि जैसे इसमें पित्त दोष इन्वॉल्व रहता है, और वैसे भी हमने पढ़ा कि पित्त दोष में विरेचन जो है श्रेष्ठ माना जाता है। तो कामला, हलीमक, इनमें विरेचन है। ठीक है, गर्विष में, अभिसंधि में, पक्वाशय रोग में, योनि रोग में। तो उदर रोग और पक्वाशय रोग ये आप याद करेंगे, योनि रोग। ठीक है, फिर जीर्ण ज्वर में, एंड देन कामला एंड हलीमक में, अभिसंधि में, गर्विश में, स्किन प्रॉब्लम्स में, विस्फोट में, व्यंग में, एंड अर्श में, गुल्म में, इनमें विरेचन करवाना चाहिए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे विरेचन के अयोग्य, जिसमें विरेचन नहीं करवाना चाहिए। तो ऑब्वियसली नवज्वर
नवज्वर में हमने पढ़ा था कि वमन करवाते हैं, विरेचन तो जीर्ण ज्वर में करवाते हैं। मंद अग्नि में, जहाँ पे देखिए कंपेयर कर करके पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी। जहाँ पे वमन हमने बोला था कि अत्य अग्नि में वमन नहीं करवाना, वहीं पे मंद अग्नि में विरेचन नहीं करवाना। ठीक है। अधोगामी रक्तपित्त में विरेचन नहीं करवाना, क्योंकि अधोगामी रक्तपित्त में हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट मार्ग से दोष हरने चाहिए, वमन करवाना चाहिए। ठीक है। तो अधोगामी में विरेचन नहीं करवाना। विरेचन किस में करवाया जाता है? ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में। और फिर गुदा में अगर शत हो तो ऑलरेडी हम उसको विरेचन करवाएं, स्टूल लूज स्टूल बार बार पास करेगा। ठीक है। तो गुदा में शत और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। अतिसार है ऑलरेडी, मतलब कि अतिसार में ऑलरेडी अतिसार है तो विरेचन क्यों करवाएंगे उसे। ठीक है। तो अतिसार में विरेचन नहीं करवाना। एंड इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अतिसार में हम वमन करवा सकते हैं। ठीक है। शल्य में, क्रूर कोष्ठी में, और जो अति स्निग्ध वाली कंडीशन में है, ठीक है, या फिर जिसको आस्थापन बस्ती दी गई है उसमें भी विरेचन नहीं करवाना। अब इसमें मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। नवज्वर में, ठीक है, मंदाग्नि में जीर्ण ज्वर में विरेचन करवाया जाता है, नवज्वर में नहीं। मंदाग्नि में विरेचन नहीं करवाया जाता, अत्याग्नि में वमन नहीं करवाया जाता। अधोगामी रक्तपित्त में विरेचन अयोग्य है, ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में करवाएंगे। अधोगत रक्तपित्त में हमने पढ़ा था वमन करवाते हैं। गुदा में शत हो, अतिसार हो, शल्य हो, इसमें विरेचन नहीं कराते। क्रूर कोष्ठी में विरेचन नहीं कराते। ऑलरेडी जो अत्यधिक स्निग्ध है, जिसके शरीर की कंडीशन अत्यधिक स्निग्धता है जिसके बॉडी में, या फिर जिसको आस्थापित बस्ती दी गई है, ठीक है, तो उसमें विरेचन नहीं करवाते। आस्थापित बस्ती देने के बाद वात के प्रकोपित होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो उसमें विरेचन नहीं देते हैं। वमन की अवधि, तो वमन की अवधि, वमन कब तक करवाना चाहिए? पित्तस्य दर्शनम वा छेदो वा श्लेष्मणो, मतलब कि जब पित्त के दर्शन हो जाए। ठीक है। तो येलो येलो जो लिक्विड कंटेंट है दिखाई देने लगे तब तक वमन करवाते हैं। हीन योग में औषध, हीन योग में क्या औषध देनी चाहिए अगर वमन प्रॉपरली ना हुआ हो? ठीक है। वेग जितने आने चाहिए थे उससे कम वेग आए तब क्या औषध देनी चाहिए? तो कांड धात्री सिद्धार्थ लवण उदके। ठीक है। तो इसमें है कि तो इसमें है कणा धात्री सिद्धार्थ लवण उदके, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि गर्म पानी में अगर हम नमक मिलाकर उसको दें तो उसको फिर से वमन करवा सकते हैं। उसमें आंवला, सिद्धार्थ, ये सब औषधियाँ मिक्स करके उसको दे सकते हैं। वमन के हीन योग के लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें आपको स्किन डिजीज़ जो है मेनली याद रखने हैं। कोट है, कंढू है, ठीक है, बाकी निष्ठीवन, बार बार जो है स्लाइवेशन आना और ज्वर होना, ये वमन के हीन योग के लक्षण हैं। ठीक है। तो प्रॉपरली वॉमिटिंग नहीं होती है तो स्लाइवेशन होना, निष्ठीवन होना, कंडू कोट, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स होनी एंड इवन ज्वर होना, ये वमन के हीन योग के लक्षण हैं। वमन के सम्यक योग में क्या होता है? तो इसमें दोषों की सीक्वेंस हमने याद रखनी है कि पहले कफ निकलता है, फिर पित्त निकलता है, फिर अनिल यानी कि वात निकलता है, क्रमात, मतलब कि इस सीक्वेंस से दोष निकलते हैं। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, वमन जो है कफ को निकालता है। ठीक है। प्रकोपित कफ को शरीर से बाहर निकालने के लिए वमन करवाया जाता है, इतना हमें पता है। तो जिस दोष को वो निकालता है, जिस दोष को वो बैलेंस करता है, उसको सबसे पहले निकालेगा। ठीक है। वमन के केस में सबसे पहले निकलेगा कफ और विरेचन के केस में सबसे पहले निकलेगा पित्त दोष। ठीक है। तो पहले कफ निकलेगा, पित्त निकलेगा और फिर वायु। वमन और विरेचन दोनों में लास्ट में वायु निकलती है और फर्स्ट में वमन के केस में कफ निकलेगा, विरेचन के केस में पित्त निकलेगा। ठीक है। इस तरह से आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं। तो वमन के सम्यक योग में क्या होगा? कफ, पित्त, अनिल, क्रमात, मन प्रसाद, मन का खुश होना, स्वस्थता का महसूस होना और स्मूथली वमन हो जाना, मतलब कि वमन के समय अधिक कष्ट ना होना। ठीक है। दोषों का क्रमात सीक्वेंस से निकलना, कफ, पित्त, अनिल, क्रमात, मन प्रसाद, स्वस्थता, अधिक कष्ट ना होना। तो बाकी तो चीज़ें आप गैस कर सकते हैं, लेकिन दोषों की सीक्वेंस मैंने जैसे समझाई कि वमन के केस में पहले कफ आएगा, विरेचन के केस में पहले पित्त आएगा, दोनों में लास्ट में वायु आएगी। ठीक है। तो बीच में आपको पता है वमन में पहले कफ है तो बाद में पित्त, फिर एंड में वायु। विरेचन में पहले पित्त आएगा, फिर कफ आएगा, एंड में वायु। ठीक है। तो विरेचन में पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है, ऑब्वियसली पहले स्टूल पास करेगा तो पहले विट आएगा, फिर उसके बाद बाकी दोष बाहर निकलेंगे। ठीक है। तो वमन के अति योग में क्या होता है? फेन, चंद्र, रक्तवत जो है स्टूल पास होता है।
तो फेन चंद्र रक्तवत, ये की वर्ड है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। ये वमन के अति योग में आता है, ठीक है। शाम, दाह होना, कंठ में शोष होना, और बहुत ज़्यादा वमन होगा तो चक्कर आने लगेंगे, ठीक है। घोर वात व्याधि हो जाएगी, आंखों के आगे अंधेरा आने लगेगा, तम भ्रम घोर वात व्याधि, जीव रक्त निकलने से मृत्यु हो जाएगी। वमन के पश्चात हमने धूमपान करवाना है ताकि जो बचा कुचा कफ है वो धूमपान से शांत हो जाए, एवं उसके बाद हमने स्नेह सेवन करवाना है, ठीक है। मतलब उसके बाद हमने ये जो संसर्जन क्रम होता है ये सब फॉलो करवाना है। संसर्जन क्रम में क्या है? आहार क्रम। आहार क्रम जैसे कि संसर्जन क्रम हम क्यों करवाते हैं? देखिए, जो वमन है, विरेचन है, ये प्रोसीजर्स जो हैं दोषों को बाहर निकालते हैं। अब दोषों को तो बाहर निकालते हैं, लेकिन बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर होती है, अग्नि होती है, उसको इतना कम कर देते हैं कि बॉडी जो है अपने प्रॉपर जो पहले वाली कंडीशन में आने में उसको टाइम लगता है, ठीक है। मंदाग्नि के कारण क्या होता है कि फूड जो है एकदम से अगर हम नॉर्मल डाइट लेते हैं तो उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को फिर से डेवलप करने के लिए, पहले जैसी कंडीशन में लाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जो है उस पर काम करना पड़ता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि अगर किसी का वेट 30 kg है, ठीक है, या कोई अंडर वेट है, ठीक है, मान लीजिए 40 kg किसी का वेट है लेकिन होना चाहिए था 48, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम उसको इतना आहार, इतना खाना खिला देंगे एक ही दिन में उसका 8 किलो वजन बढ़ जाए। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है उसको डाइट चार्ट बना के देंगे, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी भी उसको उस खाने को हजम कर सके, ठीक है, और उसकी अग्नि भी धीरे धीरे बढ़े। तो इस तरह से वमन और विरेचन के बाद भी संसर्जन क्रम मतलब कि एक डाइट चार्ट जो है फॉलो करवाया जाता है, जिससे पेशेंट को सबसे पहले लिक्विड डाइट दी जाती है, ठीक है। लिक्विड मतलब कि जिसमें चावल बहुत ही कम हो। पहले तो क्लियर लिक्विड दिया जाता है, जैसे कि पेया है, ठीक है, पेया में 14 गुना जल जो है चावल में डाइल्यूट किया जाता है उसको बनाने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा सॉलिड कंटेंट बढ़ा देते हैं, मतलब फिर विलेपी देते हैं। फिर उसके बाद अकृतयूष मतलब बिना तड़के के जो मूंग की दाल का सूप होता है वो देते हैं। फिर उसके बाद कृतयूष तड़के वाला सूप देते हैं। देखिए कैसे, मतलब कि हम पेशेंट की साइंटिफिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कैसे हम पेशेंट की अग्नि को बढ़ाते हैं, कैसे उसकी डाइजेस्टिव पावर को, अग्नि की पचाने की शक्ति को कैसे हम उसको बढ़ाते हैं सीक्वेंस वाइज, ठीक है। धीरे धीरे अग्नि भी बढ़ती है और उसका बॉडी सिस्टम भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और फिर उसके बाद अकृत मांस रस देते हैं, फिर लास्ट में कृत मांस रस देते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी वेल बैलेंस्ड वे में बॉडी पचा सकती है, ठीक है। और फिर बाद में हम उसको जो है नॉर्मल खाना देते हैं, ताकि उस टाइम तक उसकी अग्नि बहुत ही अच्छे से बढ़ चुकी हो और बहुत अच्छे से खाने को पचाए, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले दिन ही नॉर्मल खाना नहीं देते हैं। तो आहार क्रम क्या होता है? पेया विलेपी, फिर अकृतयूष कृतयूष, एंड देन अकृत मांसरस कृत मांसरस। अब प्रधान शुद्धि में कितने अन्नकाल होते हैं? 3 अन्नकाल होते हैं, ठीक है। मतलब कि दिन में 3 बार लेना होता है। मध्यम शुद्धि में 2 अन्नकाल होते हैं और अवर शुद्धि में 1 अन्नकाल होता है, ठीक है। मतलब कि प्रधान शुद्धि में अगर पेशेंट को अच्छे से मतलब प्रधान शुद्धि हुई है, ठीक है, आगे जाके मैं बताऊंगी कि प्रधान शुद्धि में कितने वेग होते हैं, वमन विरेचन में कितनी मात्रा में वमन का कंटेंट निकलता है या विरेचन का कंटेंट निकलता है, इसके नेक्स्ट जो है टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो प्रधान शुद्धि में 3-3 अन्नकाल होते हैं, मतलब कि 3 टाइम अन्नकाल होता है, 3 टाइम हमने मील लेनी होती है, ठीक है। और फिर मध्यम शुद्धि में 2-2 अन्नकाल होते हैं। फिर अवर शुद्धि में 1-1 अन्नकाल होता है। और फिर उसके बाद वेग की मात्रा, देखिए जो वेग की मात्रा होती है, प्रधान शुद्धि में वेग की मात्रा होती है, मतलब वमन में 8 वेग होते हैं, मध्यम शुद्धि में 6 वेग और फिर अवर शुद्धि में 4 वेग, ठीक है। 8, 6, 4, इसमें आप इसको अच्छे से लर्न करिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। प्रधान, मध्यम और अवर शुद्धि में वमन के केस में 8, 6, 4, विरेचन के केस में 30, 20, 10। विरेचन फिर भी आसानी से याद हो जाता है, 30, 20 और 10। वमन में 8, 64 करके आप याद रखेंगे, 8, 6, 4। इसका टेबल बना के अपने बेड के साइड पर आज ही लगा लीजिए सॉरी।
तो आप उसको डेली पढ़िए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही है। विरेचन की मात्रा प्रधान में, मध्यम में और अवर में कितनी होती है? 4-1, मतलब कि 4 प्रस्थ, 2 प्रस्थ और 1 प्रस्थ। वमन की मात्रा 2 प्रस्थ, 1 प्रस्थ और आधा प्रस्थ। ठीक है, 4, 2, 1 प्रस्थ फॉर विरेचन एंड 2, 1 आधा प्रस्थ फॉर वमन। और इसमें जैसे कि विरेचन जो होता है, ठीक है, तो विरेचन में हम जो मल है 1 या 2 वेग के बाद, यानी कि 1 to 2 एपिसोड्स ऑफ लूज मोशंस के बाद हम उसको काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, वमन में क्या होता है कि जो हम जैसे कि जितना भी हम लिक्विड देते हैं वो सारा निकलने के बाद जो मात्रा होती है, निकलती है, उसको हम काउंट करते हैं। और वमन में क्या हम कहते हैं? पित्तांत वमनम। ठीक है, क्योंकि वमन में हमने जो दोषों की सीक्वेंस पढ़ी है वो है कफ, पित्त और अनिल क्रमात्। तो पित्त आंत तक वमन जो है, जब तक लिक्विड जो नहीं दिखाई देता येलो कलर का, तब तक वमन हम करवाते हैं। ठीक है, और विरेचन में कफांत विरेकम आहू। ठीक है, मतलब कि विरेचन में पहले पित्त निकलता है फिर कफ निकलता है। ठीक है, इसमें हम दूसरा दोष कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि तीसरे में तो वायु जो है निकलती ही है, बट जो दूसरा दोष है वमन के केस में पित्तांत वमनम और विरेचन के केस में कफांत विरेकम आहू। ठीक है, विरेचन में पहले ऑब्वियसली मल निकलेगा, उसके बाद जो दोष निकलेंगे उसमें पित्त फिर कफ। ठीक है, तो कफांत विरेकम आहू एंड वमन के केस में पहले कफ निकलता है फिर पित्त निकलता है, तो पितांत वमनम, पितांत वमनम कफांत विरेकम आहू। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मृदु कोष जो है उसमें पित्त दोष प्रधान होता है। ठीक है, ये पित्त जन्य होता है और इसमें गर्म दूध से भी विरेचन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको दूध से भी उनका पेट लूज हो जाता है, तो वो मृदु कोष्ठ होते हैं। क्रूर कोष्ठ होता है, इसमें वात प्रधान होता है, दिस इज वात जन्य। ठीक है, इसमें जो काली निशोथ होती है, श्यामा निशोथ या कृष्ण निशोथ, उससे विरेचन करवाया जाता है। फिर उसके बाद विरेचन का हीन योग। ठीक है, अब विरेचन में जितने वेग आने चाहिए थे उतने नहीं आते हैं, तो क्या होता है? तो इसमें है कि हृदय और कुक्षी की शुद्धि नहीं होती। हृत कुक्षी अशुद्धि, अरुचि होती है। उत्क्लेश होता है, मतलब कि जैसे नोजिया टाइप फील होता है। एंड देन कंडू विदा पीटिका, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। ये हमने वमन में भी पढ़ा था कि कंडू, कुष्ठ, कोठ वगैरह होता है। और मतलब वमन के हीन योग में तो ये बहुत कॉमन है, और रख करके पूछते ज़रूर हैं कोट कंडू ये किस में है, तो ये वमन के हीन योग में होता है। और इसमें पीनस है और वात वात विट निग्रह, वात और स्टूल पुरीश नहीं निकलता। तो हीन योग में है कि वात और पुरीश, वात और विट निग्रह, एक तो ये नहीं निकलते, तभी तो हीन योग है। फिर हृदय और कुक्षी की शुद्धि नहीं होती है। इसको ध्यान से सुनिए और बार बार इसको सुनिए। ठीक है, ताकि ये आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन करते हैं बाद में, और ये क्वेश्चन फॉर्म में बहुत बार आ चुके हैं। हृदय कुक्षी अशुद्धि, अरुचि, उत्क्लेश, कंडू विधा पीटिका, पीनस, वात विट निग्रह। विरेचन के अति योग में क्या होता है? तो विट, पित्त, कफ, अनिल क्रमात्। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें सीक्वेंस पहले मल के बाद पित्त निकलेगा, फिर कफ और अनिल निकलेंगे। तो विट, पित्त, कफ, अनिल क्रमात्। ठीक है, श्वेत, कृष्ण, सलोहित, मांस, धोवन, तुल्य, मेद, खंड सदृश। ठीक है, तो मेद के जैसे जैसे छोटे छोटे टुकड़े फैट के निकलते हैं, चर्बी निकलती है, वैसे मांस के धोवन के समान। ठीक है, और कृष्ण या लोहित वर्ण का जो है स्टूल पास होता है। श्वेत, कृष्ण, सलोहित, मांस, धोवन, तुल्य, मेद, खंड सदृश। मल निकलता है, गुद भ्रंश, रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है, तृष्णा, भ्रम, नेत्र प्रवेश, मतलब आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। वमन की औषध में क्या होता है? इसमें अपक्व दोषों को निकालती है वमन की औषध। ठीक है, जब हम वमन करवाते हैं तो आमाशयगत रोगों में वमन कराते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रॉपरली कुछ डाइजेस्ट तो हुआ नहीं होता औषध, तो ये अपक्व दोषों को बाहर निकालती है। लेकिन विरेचन जो है ये पच्यमान अवस्था में दोषों को बाहर निकालती है। जो हम विरेचन की औषध देते हैं तो वो दोषों का पाक करती है। ठीक है, पक्वाशय स्थित दोषों को निकालने के लिए विरेचन करवाया जाता है, तो उसको उसमें वो दोषों का अच्छे से पाक करके फिर दोषों को निकालती है। जबकि वमन जो है ये आमाशयगत रोगों को में हमें मतलब कि वमन करवाते हैं, इतना हमें पता है, तो ये अपक्व दोषों को बाहर निकालती है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं
ठीक है, क्योंकि आमाशयगत रोगों में हम वमन करवाते हैं तो ये अपक्व दोषों को बाहर निकालती है, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ होता औषधि का और बाकी दोषों का। लेकिन पच्यमान अवस्था में दोषों को बाहर कौन निकालती है? विरेचन औषध। ठीक है, विष में, अभिघात में, पीड़िका, कुष्ठ, को शोफ, विसर्प में अल्प स्नेह के बाद विरेचन करवाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें स्नेह ज़्यादा नहीं देना चाहिए? विसर्प में, कुष्ठ में, शोफ में, पीड़िका, ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम्स बताई हैं, ट्रॉमा, अभिघात और विष। ठीक है, इसमें अल्प स्नेह देकर हम विरेचन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो। नहीं भी समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, आपको उसी टाइम उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और डेली स्टडी कीजिए एंड हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें डेली क्लासेस का अपडेट भी आता रहता है ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। धन्यवाद।